नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका इंग्लिश कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हमने सीरीज चलाई है उसमें हम ग्रामर के टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं और उन्हीं ग्रामर के टॉपिक्स में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का अध्ययन कर चुके हैं और हम एक्टिव और पैसिव का अध्ययन कर रहे हैं। एक्टिव और पैसिव टॉपिक के ऊपर भी 2 कक्षाओं के वीडियो या 2 कक्षाएँ अपलोड की जा चुकी है। पहले जाइए और उनको देखिएगा। वो कक्षाएँ इंट्रोडक्टिव और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के ऊपर है और आज फर्दर हम आगे पढ़ेंगे। एक्टिव और पैसिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से वेरी मोस्ट है। साथ ही साथ एक्टिव और पैसिव को बच्चे आसान यानी इजी ले लेते हैं, इजी समझते हैं और उसके अंदर वे गलती कर देते हैं। लेकिन एक्टिव और पैसिव के अंदर भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्टिव और पैसिव के अंदर भी एडवांस लेवल के सेंटेंस पूछे जाते हैं, ऐसे सेंटेंस जिन्हें बनाने के लिए बच्चों को काफ़ी मेहनत करनी होती है। और अगर आपके ग्रामर के रूल्स क्लियर है, यदि आपको ग्रामर की अच्छी नॉलेज है, यदि आप ग्रामर को ईजी वे में पढ़े हुए हैं, तो आप वहाँ उस एग्जाम्पल में कहीं पर भी अटकेंगे नहीं। आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग वैरायटी के सेंटेंस होते हैं एक्टिव और पैसिव के, उन वेरियस प्रकार के सेंटेंस को किस प्रकार से हल किया जाता है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सामान्यतः साधारण प्रकार के सेंटेंस सीख लेते हैं और वे ऐसा सोचते हैं कि उन्हें एक्टिव और पैसिव आ गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक्टिव और पैसिव के अंदर भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडवांस लेवल के सेंटेंस पूछे जाते हैं जिन्हें बनाना थोड़ा टफ होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही मुश्किल होता है, थोड़ा सा टफ होता है, जिन्हें करने के लिए आपको कुछ इजी मेथड या कुछ इजी ट्रिक्स की आवश्यकता होती है। उनकी चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे, इसलिए आज के वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और कक्षा का आनंद लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल तक हमने चर्चा की थी एक्टिव और पैसिव के साधारण नियमों के बारे में, और उन साधारण नियमों के बारे में हमने चर्चा की थी कि सब्जेक्ट का क्या परिवर्तन किया जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब का क्या परिवर्तन किया जाता है, मेन वर्ब का क्या परिवर्तन किया जाता है और ऑब्जेक्ट का क्या परिवर्तन किया जाता है। ये साधारण चर्चा हमने कल के लेक्चर के अंदर, कल की कक्षा के अंदर की थी। आज हम चर्चा इससे फर्दर करेंगे। कल हमने कुछ चर्चा और भी की थी, उसके अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से डबल ऑब्जेक्ट को ट्रीट किया जाता है, यानी ऐसा वाक्य जिसके अंदर डबल ऑब्जेक्ट आता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड हो, हर बोर्ड के अंदर जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके अगर सिलेबस में है, उस डायरेक्ट इनडायरेक्ट से डबल ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन 110% पूछा जाता है। यानी कि आपके डबल ऑब्जेक्ट का जो प्रश्न होता है वो 100% मान लीजिए कि पूछा ही जाता है। यानी यदि आपके 4 नंबर का एक्टिव और पैसिव है तो 2 मार्क्स का कम से कम वह प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये मान के चलिए कि 50% का एक जो सेंटेंस आता है वो डायरेक्ट और डबल ऑब्जेक्ट से ही आता है। तो कल के लेक्चर में हमने डबल ऑब्जेक्ट को अच्छे से डिस्कस किया था। यदि नहीं समझ में आया है तो एक बार पुनः जाके वीडियो को देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपका डाउट अगले वीडियो के अंदर क्लियर किया जा सके। आज हम चर्चा करेंगे और अन्य कुछ स्पेशल रूल के बारे में। देखिएगा, कल हमने अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में भी चर्चा की, जिसके अंदर नो वन, नो बडी, एवरीबडी, समवन, दे, टीचर, डॉक्टर, इस प्रकार से हम कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को लेके आए थे जिनका प्रयोग वाक्य में नहीं किया जाता। ये हमने कल के वीडियो में चर्चा की। अब आगे देखिएगा, जो विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो विद्यार्थी पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो को देख रहे हैं, वो पहले जाकर के एक्टिव वॉइस के जो दोनों वीडियो अपलोड हैं वो देख के आए, तभी आज की कक्षा आपको समझ में आएगी। आगे देखिएगा, आज हम चर्चा करते हैं अलग टाइप की, जिसमें हम चर्चा करेंगे 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ऐसे वाक्य जिनके अंदर 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है, उनका पैसिव बनाते समय क्या करें। जैसे कि मैंने आपको हमेशा से कहा है कि जब भी वाक्य के अंदर 2 क्रियाएं आती है, 2 वर्ब्स आती है, यानी जब भी वाक्य के अंदर 2 वर्ब्स आती है तो उन वर्ब को आपस में कनेक्ट टू के द्वारा किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ आई एम गोइंग टू जोधपुर या आई एम गोइंग टू दिल्ली टू वॉच सिनेमा, आई एम गोइंग टू दिल्ली टू वॉच सिनेमा, तो आप यहाँ देख सकते हो कि एक जाने की क्रिया है और एक वहाँ पे मूवी देखने की क्रिया है। तो देखने की क्रिया बाद में होगी, जाने की क्रिया पहले होगी, तो उसके अंदर हम दोनों वर्बों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे आप देखिए कि जब भी आपको एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है, इनके पश्चात 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है, तो उसका हम पैसिव कैसे बनाते हैं। तो उसका पैसिव बनाने की एक साधारण सी क्रिया है कि टू के बाद हम बी लगा देते हैं। टू के बाद हम क्या करते हैं, बी का प्रयोग। यानी आपके किसी वाक्य के अंदर टू के बाद वर्ब दी हुई है, इन हेल्पिंग वर्ब के बाद टू के, देखिए वापस देखिएगा कि यदि किसी वाक्य के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब दी है, इनके पश्चात टू दिया है और फिर मेन वर्ब दी है, तो आप उस वाक्य का पैसिव कैसे बनाएंगे। तो उस वाक्य का पैसिव बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आपको टू के बाद बी का प्रयोग करना है, टू के बाद किसका प्रयोग करना है, बी का प्रयोग करना है, और उसके बाद वर्ब की
थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करोगे, थर्ड फॉर्म का परिवर्तन करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूँ ताकि आप आसानी से इसे देख पाएँ। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, रजत हैज़ टू रीड इंग्लिश। तो यहाँ पे आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब के पश्चात क्या आया है, टू आया है। तो यहाँ पे मुख्य क्रियाओं के मध्य टू नहीं है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ रहा है, टू आ रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य के लिए हमने नियम सीखा, वो हमारी संरचना यहाँ पे लिखी हुई है। वो संरचना क्या है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें से सब्जेक्ट इंग्लिश को बनाएंगे, क्यों, देखिएगा, रजत हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब होगी, टू प्लस रीड मैन वर्ब होगी, इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहला नियम ये कहता है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, इंग्लिश है। इंग्लिश यदि ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट बनाओगे तो इंग्लिश कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। देखा आपने कि इंग्लिश आगे आ गया। अब जब इंग्लिश आगे आ गया तो उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। तो इस एक्टिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है हैज़। जब भी हैज़ एव दी होती है तो हैज़ एव का ही प्रयोग करते हैं। हैज़ एव का प्रयोग करते हैं तो इंग्लिश के साथ क्या आएगा, हैज़। सर हैज़ एव का प्रयोग तो करते हैं, हम बीन भी लगाते हैं, नहीं, यहाँ पे हम बीन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी किसका यूज़ करने वाले हैं, बी का। तो यहाँ देखिएगा, हैज़ के बाद टू, और हमारे नियम के अनुसार टू के बाद हमने क्या लगाया, बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रीड की कोई भी आप पीछे ईडी मत लगा देना, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है। तो रीड का रीड लिखा आपने, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। रजत है तो रजत का क्या हो जाएगा, रजत ही रहेगा, और क्या हो जाएगा, बाय रजत। उम्मीद करता हूँ बहुत ईजी वे में आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इससे आप समझने का प्रयास कीजिए। आई हैव टू फिनिश माई वर्क इन एन आवर। तो यहाँ पे आपने देखा आई है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके साथ टू दिया है, यानी ये इस टाइप का वाक्य हो गया। तो इस टाइप के वाक्य के लिए आपको क्या करना होता है, टू के बाद बी का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ फिनिश, फिनिश यानी समाप्त करना। तो उसके बाद जो दिया हुआ है माई वर्क, तो माई वर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सर माई ऑब्जेक्ट नहीं होगा क्या, माई पॉसेसिव केस होता है, ये आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर भी पढ़ चुके हैं, पैसिव वॉइस के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो माई वर्क क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस माई वर्क को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो माई वर्क को जब हम आगे लेके गए तो हमने लिखा माई वर्क। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, माई वर्क सिंगुलर है इसलिए हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाएंगे। फिर टू दिया है तो टू के साथ बी आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो गई। और अब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आई को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। तो क्या आ गया, बाय मी। इसके अलावा शेष बचा वाक्य वैसा का वैसा लिखा जाता है। तो आपको मेरे हिसाब से ये समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं ये इन एन ओवर लिखा हुआ है। फिर आप चलिएगा नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर, आई एम टू हेल्प हिम। आई एम टू हेल्प हिम, देखो अजीबोगरीब वाक्य लग रहा है, आई एम टू हेल्प हिम। सर ये किस प्रकार का वाक्य है, क्योंकि आपने ऐसे वाक्य नहीं देखे। तो मैं आपको कहना चाहूँगा ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ टू के बाद किसका प्रयोग करना है, बी का। यही नियम है हमारा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कौन होगा बेटा, ध्यान से देखेंगे, हेल्प के बाद दिया हुआ हिम। तो हिम को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। तो आगे आ गया ही। अब इसके लिए उचित हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे इज आर एम है, जब भी इज आर एम आता है तो उसका इज आर एम ही किया जाता है। तो ही के साथ एम का प्रयोग नहीं होता, किसका होता है, इज का। फिर टू को उसी स्थान पे रखा और टू के साथ हमारे नियम के अनुसार बी का प्रयोग किया, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय मी किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप इस दो एग्जाम्पल जो आपको आगे दिए हुए हैं इनको करने का अभ्यास कीजिएगा, और अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगले टाइप में हम चलते हैं। यदि कभी आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद टू नहीं दे करके बी प्लस गोइंग टू दे दे, यानी आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद टू नहीं दे करके गोइंग टू दे दे, बी प्लस गोइंग टू। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे एक लिखा हुआ है बी। ये बी क्या होता है, बी होता है आपका इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, वॉज हो सकता है, और वर हो सकता है। ये सब क्या होता है, बी होता है। तो आप यहाँ ब्रैकेट में देख भी सकते हो, मैंने यहाँ पे नोट डाल के लिख भी दिया है कि बी वर्ब कैसी होती है, इज एम आर और वॉज वर। फर्स्ट फॉर्म के रूप में इज एम आर आता है, सेकंड फॉर्म के रूप में वॉज और वर आता है। प्रेजेंट के लिए इज एम आर आता है और पास्ट के लिए वॉज वर आता है। नेक्स्ट देखिएगा, जब भी इस प्रकार से कोई वाक्य दिया हो, यानी किसी वाक्य के अंदर बी का यानी कि बी का अर्थ ही क्या होता है, इनमें से कुछ। तो इनमें से कुछ देखिए, यहाँ पे एम दिया है और उसके साथ क्या दिया हो, गोइंग टू। क्या दिया उसके साथ, गोइंग टू। तो इस प्रकार के वाक्यों का पैसिव कैसे बनाते हैं, तो इस प्रकार के वाक्यों का पैसिव बनाने के लिए आप ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करते। उसी प्रकार टू के बाद किसका प्रयोग करते हैं, बी का। ऊपर जब हेल्पिंग वर्ब के साथ टू दिया था
तब भी हम टू के बाद किसका प्रयोग कर रहे थे, बी का। यदि गोइंग के बाद भी टू दिया हो तो टू के बाद किसका प्रयोग करोगे, बी का। यानी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद टू दिया है तो भी आप उसके पश्चात बी का प्रयोग करोगे, और यदि आपको गोइंग दिया है टू तो उसके बाद भी आप किसका प्रयोग करोगे, बी का प्रयोग करोगे। अब एग्जाम्पल आप आगे देखिएगा, आई एम गोइंग टू गिव यू ए प्राइज, तो यहाँ पे आपने देखा आई एम गोइंग टू, यानी यहाँ बी आ गया, एम आ गया, गोइंग टू आ गया, गिव यू ए प्राइज। तो गिव के बाद यू दिया है तो यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है। यहाँ पे एम हेल्पिंग वर्ब है, जब इज आर एम हेल्पिंग वर्ब आता है तो इज आर एम ही करते हैं, लेकिन यू बहुवचन के रूप में ट्रीट होता है तो यू के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। गोइंग टू का गोइंग टू ही रहेगा, कोई भी गो की थर्ड फॉर्म मत कीजिएगा, क्योंकि उस वर्ब को चेंज करते हैं जो टू के बाद आती है, चाहे ऊपर वाला सेंट प्रकार हो चाहे ये प्रकार हो। जो टू के पश्चात क्रिया आती है उसका थर्ड फॉर्म करते हैं, यानी टू के बाद दी जाने वाली क्रिया का क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म करते हैं। पुनः सुन लीजिएगा, टू के बाद जो क्रिया दी जाती है उसका थर्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे गोइंग टू बी, फिर यहाँ पे गिव दिया है तो क्या कर दिया, गिवन। वापस देखिएगा, माई फादर इज़ गोइंग टू बाई ए न्यू हाउस, तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे बाय मी नहीं आया, तो ये इतना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन लगाना चाहो तो आप बाय मी लिख सकते हो। माई फादर इज़ गोइंग टू बाई ए न्यू हाउस, तो यहाँ पे आपने देखा कि गोइंग टू आ गया, आपका ये टाइप हो गया। बाय बाय यानी वर्ब, वर्ब के बाद ए न्यू हाउस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को जब हमने सब्जेक्ट बनाया तो ए न्यू हाउस, सर ए क्यों नहीं ऑब्जेक्ट हुआ, ए आर्टिकल है, न्यू इसी एक नया, एक बता रहा है कि पुराना है नया, हाउस हाउस एक स्थान का नाम है, एक घर का नाम हो गया, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट। ए न्यू हाउस, उसके बाद इज आर एम, इज आर एम में से हाउस के लिए क्या आएगा, इज। गोइंग टू का गोइंग टू लिख दिया, गोइंग टू के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, बी का। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम ब्रॉट लिखते हैं, और बाय करके हम हमारा सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बनाया उसको लिख देंगे। अगला वाक्य देखिएगा, सरोज वॉज गोइंग टू वॉश हर क्लॉथ्स, सरोज जो है वह अपने कपड़े धोने जा रही है। तो हर क्लॉथ्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, उसे हम आगे लेके आए, वॉज वर आया तो वॉज वर ही होगा, तो ये बहुवचन है तो वर आ गया। गोइंग टू का प्रयोग गोइंग टू में किया, फिर हमने किसका प्रयोग किया, बी का, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमने सब्जेक्ट को बाय के साथ पीछे भेज दिया ऑब्जेक्ट बना करके। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले दो एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इनका अभ्यास कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछेगा। अगला टाइप हम देखते हैं, आज का हमारा जो तीसरा टाइप है वो देखेंगे हम, फ्रेजल वर्ब वाले वाक्यों का पैसिव कैसे बनाया जाता है। फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं वो ध्यान से देखिएगा, ऐसे वाक्य जिनके अंदर आपको प्रेपोजिशन या प्रीपोजिशन दिए होते हैं। प्रीपोजिशन जिसे हम किसे कहते हैं, किसी भी स्थान सूचक शब्द से पहले जो लगते हैं, नहीं जिससे जैसे आपको पता है कि सब्जेक्टिव प्रीपोजिशन आप समझ लीजिए, डीप में मत जाइए, कभी जब हम प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। जैसे एट हो गया, ऑन हो गया, यानी किसी एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ संबंध दर्शाने के लिए, या किसी एक नाउन की स्थिति दूसरे नाउन के सापेक्ष दर्शाने के लिए। जैसे कि माई बुक इज़ केप्ट ऑन टेबल, कि मेरी जो बुक है वह मेज़ पर रखी हुई है, माई बुक इज़ केप्ट ऑन टेबल। तो माई बुक जो है, बुक जो है वो एक नाउन हो गया, वस्तु का नाम हो गया, और टेबल भी एक नाउन हो गया, वस्तु का नाम हो गया। तो बुक और नाउन के मध्य जो स्थिति है, कि बुक और नाउन की आपस में क्या स्थिति है परस्पर, उसको दर्शाने के लिए जो हम प्रयुक्त करते हैं उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि एट, ऑन, अपॉन, इन, इनटू, थ्रो, डाउन, अप, अपवर्ड, ये सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन। बिटवीन, अमंग, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं। ये 8th क्लास के सिलेबस में है, 9th और 10th के सिलेबस में नहीं है। तो आगे देखिएगा, द गर्ल लाफ्ड एट मी, तो इस वाक्य में आपने देखा एट आ गया, एट द कंक्लूजन। थर्ड वाक्य में देखिए टू आ गया। अगले वाक्य में देखिए, सर ये टू तो आपने कहा ऊपर वाले में भी आया, तो ऊपर वाले में बेटा देखो दोनों नियम क्या थे, या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद टू या फिर गोइंग टू के बाद टू। यहाँ तो न तो हेल्पिंग वर्ब के बाद है न गोइंग टू के बाद है। ये देखो यहाँ पे आपके अप आ गया, यहाँ टू आ गया, पुनः यहाँ पे अवे आ गया। तो ये देखो ये प्रेपोजिशंस आ गए, प्रीपोजिशंस बोलो या प्रेपोजिशंस बोलो, प्रोनाउंसिएशन आपके अनुसार कर सकते हो आप। तो ये प्रेपोजिशंस जो आ गया, तो अब इस प्रीपोजिशन वाले वाक्यों को हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब आ गई। फ्रेजल वर्ब आ गई तो इसको क्या करते हैं, तो देखो साधारण सा नियम है, ये नियम आपके सामने लिखा हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूँ। वैसे के वैसे परिवर्तन होते हैं जो हमने पिछले वाक्यों में किए, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और उचित हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि उस प्रीपोजिशन का स्थान वहीं का वहीं रहता है जहाँ उसका एक्टिव वॉइस में है। यानी एक्टिव वॉइस में ये प्रीपोजिशन कहाँ है, धीरे आराम से देखिएगा, ये प्रीपोजिशन में कहाँ है, मेन वर्ब के पश्चात और ऑब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ देखिए कहाँ है, मेन वर्ब के पश्चात। क्या इसके स्थान में परिवर्तन हुआ, नहीं।
यहाँ देखिएगा प्रीपोजिशन कहाँ है, मेन वर्ब के बाद, तो यहाँ पे भी कहाँ आया देखो मेन वर्ब के बाद। यहाँ देखो कहाँ दिया हुआ है मेन वर्ब के बाद, तो यहाँ पे भी कहाँ आया मेन वर्ब के बाद। यहाँ देखो मेन वर्ब के बाद, यहाँ पे भी मेन वर्ब के बाद। यानी कि एक्टिव वॉइस के अंदर प्रीपोजिशन वर्ड, यानी जो प्रीपोजिशन वर्ड होते हैं वो जिस स्थान पे आते हैं उसी स्थान पे पैसिव वॉइस में लिखे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी साधारण परिवर्तन देखो, द गर्ल्स को हमने क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हिम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो गया। यहाँ पे लाफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो वॉज वर आएगा तो वॉज आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लाफ्ट कर दी। अब प्रीपोजिशन मेन वर्ब के बाद है तो वहीं रखा, और जो सब्जेक्ट है उसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो वो पीछे आ गया। तो ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ने ले ली तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में प्रीपोजिशन था तो यहाँ पे भी कहाँ है, वहीं है। अगला वाक्य देखिएगा, कमल अराइव्ड एट द कंक्लूजन, कमल अराइव्ड एट द कंक्लूजन, द कंक्लूजन वाज अराइव्ड एट बाय कमल। कमल अराइव्ड एट द कंक्लूजन, तो सब्जेक्ट हमारा कमल है, इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह हमारा क्या है, द कंक्लूजन। ऑब्जेक्ट क्या है, द कंक्लूजन, उसको हम आगे ले आए द कंक्लूजन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमने किसका प्रयोग किया, वॉज का, क्योंकि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वॉज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब आ गई, अराइव्ड की अराइव्ड, एट को उसी स्थान पे रखा मेन वर्ब के बाद, और बाय क्या कर दिया, कमल कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला वाक्य देखिएगा, वी मस्ट लिसन टू ओवर पेरेंट्स। हमने देखा कि वर्ब क्या है, लिसन। लिसन के बाद टू प्रीपोजिशन दिया है, उसके बाद ओवर हमारा पॉसेसिव केस हो गया, और पेरेंट्स यानी माता पिता हमारा क्या हो गया, एक नाउन हो गया। नाउन हो गया तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पेरेंट्स है वो हमारे लिए क्या हो गया, एक तरह से माता पिता है, और ये हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया तो हमने ओवर पेरेंट्स को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद उचित हेल्पिंग वर्ब, चूंकि मॉडल दिया है तो मॉडल वाला नियम कहता है कि जब भी मॉडल आपको एक्टिव वॉइस में दिया हो तो पैसिव बनाते समय मॉडल के पश्चात बी ई का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मस्ट के बाद किसका प्रयोग हुआ है, बी का प्रयोग हुआ है। मस्ट के बाद किसका प्रयोग हुआ है, बी का प्रयोग हुआ है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिसन की थर्ड फॉर्म लिसन हो गई, और इसके बाद टू है तो टू हो गया। सर वी क्यों नहीं आया, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो बाय एस लिखना आवश्यक नहीं है। राम हैज़ गिवन अप, सर अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या होता है तो लास्ट वीडियो देखिएगा। राम हैज़ गिवन अप द बैड कंपनी, राम हैज़ गिवन अप दी बैड कंपनी, तो राम हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, गिवन हमारी मेन वर्ब हो गई, अप हमारा प्रपोजिशन हो गया, द आर्टिकल हुआ, बैड यानी बुरी एडजेक्टिव हो गया, यानी विशेषता बता रहा है कि अच्छी या बुरी, कंपनी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो द बैड कंपनी को हमने ऑब्जेक्ट के रूप में यानी सब्जेक्ट बना दिया। हैज़ हैव दिया होता है तो हैज़ हैव बीन का प्रयोग करते हैं तो हैज़ बीन आ गया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन की गिवन कर दी, अब अपनी जगह पे रहा, और राम को हमने क्या कर दिया, बाय राम। बाकी के बचे हुए एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनका अभ्यास कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और जब भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना हो तो आप ऐसे लिखिएगा कि सर गोइंग टू वाले जो वाक्य हैं वो समझ में नहीं आए, या फिर फ्रेजल वर्ब वाले वाक्य समझ में नहीं आए, या फिर सर हमें जो आपने सबसे पहले आपने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के साथ जो टू दिया था वो वाले वाक्य समझ में नहीं आए, तो उस प्रकार से मैं आपको बता दूंगा। या फिर आप इस वाक्य को वहाँ पे टाइप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत, जिससे मुझे आइडिया लग जाए। चलो अगला देखते हैं। अगला प्रकार है हमारा इम्पेरेटिव टाइप। अब जो इम्पेरेटिव टाइप होता है, यानी ऐसे वाक्य जो इम्पेरेटिव हो, इम्पेरेटिव यानी वे वाक्य जो जिनमें आदेश का बोध हो, सलाह का बोध हो, प्रार्थना का हो, आदि का भाव हो, यानी ऐसे वाक्य जिनके अंदर आपको आदेश दिया जा रहा हो। गो टू योर होम, यदि आपको टीचर बोले गो टू योर होम, घर जाओ, अपने घर जाओ, या क्लास से गेट आउट, गेट आउट बोलते तो वो एक तरह से आदेश हो गया, ऑर्डर हो गया। सलाह एडवाइस बोले आपको, सलाह देना, सलाह देना मतलब एडवाइस देना, तो डू योर स्टडी एक तरह से सलाह हो गई, तो ये सलाह भी दी जा सकती है। रिक्वेस्ट, प्लीज़ गिव मी ए पेन, कृपया मुझे एक पेन दीजिए। प्लीज़ गिव मी 10 रुपीज़, प्लीज़ गिव मी एनीथिंग, जो भी आप मांगना चाहो, तो वो एक तरह से प्रार्थना हो गई, रिक्वेस्ट होगी। इन सभी का जहाँ बोध होता है उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये चार तरह से शुरू होते हैं, इंपेरेटिव चार तरह से शुरू होते हैं। ये जो एलएस लिखा हुआ है ये से मान लीजिएगा, मिस प्रिंट हो गया टाइपिंग से। तो यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, यानी ऐसे वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं वो भी इंपेरेटिव है। ऐसे वाक्य जो प्लीज़ या काइंडली से शुरू होते हैं वे भी इंपेरेटिव है। ऐसे वाक्य जो डू नॉट से शुरू होते हैं वे भी इंपेरेटिव है। ऐसे वाक्य जो लेट से शुरू होते हैं वे भी इंपेरेटिव है। यही हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा, यानी वे वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं इंपेरेटिव होते हैं। वे वाक्य जो प्लीज़ या काइंडली से प्रारंभ होते हैं वे भी इंपेरेटिव होते हैं। वे वाक्य जो डू नॉट से प्रारंभ होते हैं वे भी इंपेरेटिव होते हैं। वे वाक्य जो लेट से प्रारंभ होते हैं वे भी इंपेरेटिव होते हैं। ये चार प्रकार के वाक्य होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे वाक्य जिनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट दिया हो, और एक प्रकार जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो। यानी कि पहला प्रकार हम पढ़ेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं। एक जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट दिया जाता है, और एक जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता। तो यहाँ बोर्ड पे देखिएगा, पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट करना, ठीक है, ये हमारी वर्ब हो गई।
दिस लेटर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये एक प्रकार हमारा हो गया। इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले लेट का प्रयोग किया जाता है, फिर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लिखते हैं, फिर बी आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये संरचना आपको याद करनी है, ये देख लीजिएगा कि सर्वप्रथम एलईटी लेट का प्रयोग करते हैं, फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर शेष बचा वाक्य लिख देते हैं। तो अब हम आगे बनाते हैं पोस्ट दिस लेटर। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, दिस लेटर। संरचना में गए, सबसे पहले लेट लिखा, फिर दिस लेटर को लिखा, फिर बी आएगा तो बी लिखा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पोस्ट की थर्ड फॉर्म पोस्टेड हो गई। अगला वाक्य देखिए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, या ए ग्लास ऑफ वाटर। तो ये पूरा सेंटेंस होगा। सर ग्लास, ग्लास तो वस्तु का नाम हो गया, तो ऑब्जेक्ट तो एक ग्लास ही हो गया। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने, ग्लास वस्तु का नाम हुआ तो ऑब्जेक्ट आपका ग्लास ही हो गया। लेकिन चूंकि इनके बीच में ऑफ लगा है, ऑफ लगा ही नहीं, ये आपको इससे जोड़ने का कार्य कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है, मतलब पानी का ग्लास, पानी का ग्लास। जैसे लेग ऑफ टेबल, लेग ऑफ टेबल यानी कि मेज का पाँव। जैसे सन ऑफ आपके पिताजी का नाम लिखते हैं, या फिर तो वो जो उनको जोड़ने का कार्य करता है, उसको हम पूरे को वाक्य, पूरे वर्ड को साथ में लेते हैं, इस फ्रेजल को पूरे को साथ में लेते हैं। तो लेट के बाद हमने ये लिखा ए ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद हम बी लाते हैं तो बी आया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट वन देखिएगा, कॉल दी डॉक्टर। तो लेट के पश्चात ऑब्जेक्ट आ गया डॉक्टर, फिर बी का प्रयोग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉश योर हैंड, तो यहाँ पे योर हैंड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, लेट योर हैंड प्लस बी वॉश। तो ये देख लीजिएगा आप वाक्य, एक वाक्य आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होने पे, यानी ऐसे वाक्य जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उनका क्या करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक टाइप हमने देखा जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या दिया होता है, ऑब्जेक्ट। अब ऐसे वाक्यों की चर्चा करेंगे जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या नहीं दिया होता, ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता। यदि वाक्य में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो ऐसे वाक्यों में आदेश, प्रार्थना, सलाह का भाव जो बोध होता है उसके अनुसार पैसिव बनता है। जैसे यू आर ऑर्डर्ड, यानी आपको अगर आदेश दिया जा रहा है तो आप क्या लोगे, यू आर ऑर्डर्ड। यदि आपको सलाह दी जा रही है तो यू आर एडवाइज टू। यदि आपसे प्रार्थना की जा रही है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। आपको देखा कीप क्वाइट, शांत रहिए, चुप रहिए, तो ये आपके लिए आदेश हो सकता है, सलाह हो सकती है, क्या हो सकता है। ऑब्वियस है कि टीचर जब बोलता है कीप क्वाइट, तो आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यू आर ऑर्डर टू। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, यू आर ऑर्डर टू नियमानुसार। फिर क्या लिख लेना है, कीप क्वाइट। यानी आपको सिर्फ ये तीन चीज़ें याद रखनी है कि जब भी ऑर्डर हो तो यू आर ऑर्डर टू लिखना है, जब भी रिक्वेस्ट की जा रही है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है, जब भी आपको एडवाइस दी जा रही है तो यू आर एडवाइस टू लिखना है। तो कीप क्वाइट का आप क्या लिखोगे, यू आर ऑर्डर टू कीप क्वाइट। बहुत ईजी है, देखो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो बहुत आसान है। फिर आता है गेट आउट, तो ये भी आपको क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, कृपया रूम से बाहर चले जाइए, है ना, प्रार्थना नहीं की जा रही है, वो आपको ऑर्डर ही देंगे कि गेट आउट, की रूम से बाहर चले जाइए। यू आर ऑर्डर टू गेट आउट, कम हेयर, यानी यहाँ आइए। आपको फिर से ऑर्डर दिया जा रहा था, यू आर ऑर्डर टू कम हेयर, स्टॉप, यू आर ऑर्डर टू। इन सब में लगभग ऑर्डर ही आ रहा है, तो आप ये देख लीजिएगा। वर्क हार्ड, ये आपको एडवाइस दी जा सकती है कि भाई कठिन प्रयास करो, कठिन मेहनत करो, तभी कुछ मिलेगा। यानी आप घर बैठे ऐसे बैठे बैठे ये दिन बिता दोगे तो 10th के अंदर या आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे नंबर नहीं बनने वाले हैं। ये आपका जो समय है, ये पेंडेमिक कोरोना काल के दौरान आप जो घर पे बैठे हैं उसका सदुपयोग कीजिए और अब अध्ययन कीजिए, ताकि आप अच्छे मार्क्स बना पाएँ। क्योंकि आपको बाकी मनोरंजन के लिए, बाकी समय व्यतीत करने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है, टीवी देखने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए बहुत टाइम मिल जाता है बेटा। तो आगे देखिएगा, वर्क हार्ड, तो ये आपको सलाह दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, तो यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, क्योंकि यहाँ पे सलाह दी जा रही है। हेल्प मी, अब आप किसी से कहते हो कि मेरी सहायता करो, तो सहायता में आप न तो आदेश दोगे, किसी को ऐसे बोलोगे कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम मेरी सहायता करो, या तुम किसी को सलाह दोगे कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तुम उनसे सिर्फ निवेदन कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरी सहायता करो। तो यहाँ पे क्या हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो ये इस प्रकार से हमने कुछ वाक्य देखे। बाकी जो अगले टाइप है वो हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, और इसके पश्चात एक टाइप और बचता है, वो भी हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। और कल की कक्षा में हमारा ये एक्टिव पैसिव पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने जो ये 3 या 4 कक्षाओं में आपको पढ़ाने का प्रयास किया है, ये इसलिए किया है ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाओ। और गारंटेड मैं कहता हूँ, यदि आपने मेरी इन 3-4 कक्षाओं को अच्छे से समझ लिया और इन नोट्स को देख लिया और इन वाक्यों को बनाना सीख लिया, तो कहीं पर भी कैसा भी एक्टिव पैसिव हो, कहीं पे भी कैसा ही एक्टिव पैसिव हो, चाहे वो 10th क्लास का हो, चाहे वो 11th क्लास का हो, चाहे वो किसी कम्पिटेटिव एग्जाम का हो, चाहे कहीं पे भी रिटर्न हो, आप उस एक्टिव पैसिव के अंदर बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे। और अभी एक बार ये नियम हो जाए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 1 से 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर या 60 सेकेंड में हम कैसे किसी वाक्य को आसानी से बना पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर से मैं आपसे एक बार विनम्र अनुरोध करूँगा कि डिसिप्लिन में रहिए और पढ़ाई कीजिए। अब सर
आप कह रहे हो डिसिप्लिन में रहिए, तो घर पे डिसिप्लिन में कैसे रहना। तो वीडियोस जो आपको मिल रहे हैं, जो विद्यालय आपको प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा के वीडियोस दे रहा है, तो उन वीडियोस का पूरे अनुशासन के साथ अध्ययन कीजिए, उनको स्किप मत कीजिए, या फिर सिर्फ दिखावे के लिए उनका अध्ययन मत कीजिए कि सर हमने देख लिया सर, लाइक कर दिया, देखो सर हमने देख लिया। तो वो देखिए, आप पूरा देखिए, क्योंकि ये जो चैनल प्लेटफॉर्म है इस पे आसानी से पता चलता है कि कितने मिनट किसने वॉच टाइम किया है। तो आप देखिएगा ज़रूर, और अगर किसी को आगे शेयर करना है तो आगे भी शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।